नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल कुमार मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, एडी फाइनेंस है ये। तो आज जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी क्या रही, तैयारी कैसे की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी प्रश्न हो सकते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, मेंस को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग स्ट्रैटेजी को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा जी, कैसे हैं सर आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ विकास, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा ओके। ये है भैया आपसे कि हाँ। जब भी मैंने इतने सारे इंटरव्यूज किए, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक पूछे हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जानना चाहूंगा जिनमें रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि आपने काफी समय दिया है पीएससी को, उसको बहुत करीब से आपने महसूस किया है इस एग्जाम को। तो सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि आपकी जर्नी जो है पीएससी की, वो कैसे स्टार्ट हुई? आप एक डॉक्टर हैं और फिर डॉक्टर से ये पीएससी की तरफ जो मुड़ना है, ये कहानी कितनी दिलचस्प है? बेसिकली है क्या, अब इंडिया में हम लोगों को थोड़ा सा एक इनिशियल जो अट्रैक्शन या मोटिवेशन मिलता है सबको, जी। वो गवर्नमेंट सर्विस के पर्क्स एंड जो बेनिफिट्स हैं, जी। जो हमें एक मोटिवेशन देते हैं टू वर्क फॉर द पीपल। वहाँ से इनिशिएट होता है। मेरे अंदर भी वैसे कुछ हुआ इनिशियली, ओके। बट इवेंचुअली पहली बार में सफलता मिली नहीं। तकरीबन 4 एक साल मैंने प्रिपरेशन की है इन ऑल। तो लगे रहने के लिए मोटिवेशन बदलते रहते हैं हमेशा। मतलब एक परसिस्टेंटली इफ यू आर वर्किंग फॉर समथिंग, उसके लिए मोटिवेशन अलग होता है, इनिशिएट करने के लिए अलग होता है। ये जो मेरा पर्सनल फील रहा है। जी। तो इनिशियली इनिशिएट करने के लिए हर किसी को जॉब ओरिएंटेड मोटिवेशन भी होते हैं। उसके जी। बाद फिर मोटिवेशन इसके लिए भी होते हैं कि भाई वो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं। बट अगर आप लगे रहते हो बहुत समय तक बिना गिव अप किए, जिसपे आपका प्रोफेशनल प्रेशर भी आता है, जिस कारण से एज का प्रेशर भी आता है, सोसाइटी का प्रेशर भी आता है, उन सारे प्रेशर्स को मिटिगेट करने के लिए जो मोटिवेशन की जरूरत होती है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए आप करते हो कि यू नीड समथिंग टू डू फॉर द सोसाइटी। आप डेफिनेटली। सोसाइटी को कुछ वापस देना चाहते हो। मुझे लगता है कि वो एक ज्यादा कोर मोटिवेशन है टू वर्क टायरलेसली जी। और लंबे समय के लिए। तो मुझे यही लगता है कि दोनों प्रकार के मोटिवेशंस रहे। मतलब इनिशिएट जब हुआ इस प्रिपरेशन का, तो इट इज मोर लाइक गवर्नमेंट सर्विस में जाना है और थोड़ा सा कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, एनी सॉर्ट ऑफ जो नोशंस होते हैं। बट फिर ओके। लगे रहने के लिए मुझे लगता है, परसिस्ट करने के लिए हो जाता है कि इन दी एंड यू वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो उसको लेके वो एक ऐसा मोटिवेशन है कि आपको परसिस्ट करने के लिए मजबूर करता है, या वो आपको फिर हेल्प करता है टू परसिस्ट योरसेल्फ सारे प्रेशर्स डेफिनेटली। को सॉरी टू हैंडल इंटरप्ट यू। करने के लिए। इसमें व्हेन यू बिकेम सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, व्हाट वाज दैट फेज व्हेन यू बिकेम या सीरियस अबाउट दिस एग्जाम? यस। यार एक्चुअली सीरियसनेस तो फ्रॉम डे वन लगती है, यू नो। हाँ। या। बहुत मदर ऑफ ऑल द एग्जाम्स है ये। इट इज नॉट जी। एन इजी थिंग टू क्रैक पीएससी और यूपीएससी और एनीथिंग। ओके। क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ कंपटीशन है जी। और जो वास्टनेस है स्पोर्ट्स का, वो एक मुझे लगता है कि इट इज समथिंग रियली वेरी चैलेंजिंग, और उसको मिटिगेट करने के लिए आपको सीरियस तो डे वन से होना पड़ेगा। एंड पर यह है कि हाँ, बट इफ यू फील आस्क मी पर्सनली, तो हम्म। मैंने पहला जो अटेम्प्ट अपना दिया था, वो हर कोई जैसा देता है कि चलो दे के देखते हैं कैसा होता है एग्जाम। बिल्कुल। उसी हिसाब से आई टुक माई फर्स्ट अटेम्प्ट। उसमें वो एक गलती भी थी जो आज समझ में आती है कि नहीं करना चाहिए थी। बट ठीक है। बट पहला जब अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आया कि नहीं, आई रियली वांट टू डू दिस। आई रियली वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सिविल सर्वेंट सोसाइटी, और आई रियली वांट टू डू समथिंग दिस सोसाइटी के लिए इन 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 रिटर्न। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नाउ कम्स टू द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे एक बड़ा जो प्रश्न होता है वो मीडियम को लेकर होता है, कि मीडियम जो है, कुछ लोगों का जो स्कूलिंग है वो हिंदी में होती है, ग्रेजुएशन पीरियड जनरली बीएससी या बीई करते हैं तो इंग्लिश में उनका रहता है। तो मीडियम आपका क्या रहा, और आप कितने क्लियर थे आप मीडियम को लेकर हमेशा से? यार इनिशियली मुझे
इंग्लिश मीडियम से मेरा पूरा एजुकेशन रहा है। जी स्कूलिंग भी इंग्लिश मीडियम से रही है, प्लस फिर मेरा ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुआ पूरा। तो आई वाज वेरी मच क्लियर कि इंग्लिश में ही करना है, बिकॉज वही मुझे पढ़ने में और लिखने में इजी है। तो ग्रेट। मैं एक्चुअली, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई जो लोग दोज हु आर गुड इन बोथ द मीडियम्स वो किस पे डेफिनेटली। जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मीडियम में आप एक्सप्रेस कर सकते हो फ्लुएंटली, आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो फ्लुएंटली, वो मीडियम आप लो। बिकॉज इन इन अ लॉन्गर रन यू विल रियलाइज कि ना ये सारी चीजें इमटेरियल है कि आप कौन से मीडियम में यू आर राइटिंग योर एग्जाम। बिकॉज कंटेंट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आपका वेपन है फॉर पियर्सिंग दिस एग्जाम। एंड डेफिनेटली। जिस भी मीडियम में आप आपकी कंटेंट को यू कैन एक्सप्रेस इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, वो आपका मीडियम होना चाहिए। क्योंकि हिंदी में अब जैसे नोशंस होते हैं कि भैया यूपीएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा है या जी हिंदी मीडियम में एमपीपीएससी वालों को फायदा है, बट मैंने एमपीपीएससी क्रैक किया है, आई वाज फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, मेरे को कोई इशू नहीं हुआ। जी मेरे पहचान में बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया हुआ है। तो बिल्कुल। मीडियम इज जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप जिस भी मीडियम के अंदर यू आर कंफर्टेबल, आप जिस भी मीडियम में अपने थॉट्स को आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, वो मीडियम ही आपका होता है और होना चाहिए। क्योंकि ग्रेट। इन दी एंड बहुत सारा पोर्शन ऐसा होगा एग्जाम का कि शायद आपने नहीं पढ़ा होगा या आपको वहीं फ्रेम करना पड़ेगा आंसर को, और अगर आपके मीडियम पे आपका कमांड नहीं है तो जी एवरीथिंग विल बी लॉस्ट। तो हम जिसमें सबसे अच्छा एक्सप्रेस कर सकें, कंटेंट को बहुत अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकें, वो हमारा मीडियम होना चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एग्जाम, क्योंकि वो हम ग्रेट। चेंज नहीं कर सकते हमारे मीडियम को एज डेफिनेटली। सच। आई मीन, Okay, all right, all right. Comes to the another question. Generally हम देखते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेजेस में प्रीलिम्स और मेंस की जो स्ट्रैटेजी है, क्या एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी होती है? क्या प्रीलिम्स और मेंस दोनों को अलग अलग देखना चाहिए? और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही? मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि प्रीलिम्स और मेंस करके कुछ नहीं होता है। जी बेसिकली कंटेंट एक ही है, हिस्ट्री इज हिस्ट्री। आप उसको इंग्लिश में प्रीलिम्स के लिए पढ़ो या मेंस के लिए पढ़ो, आपका कोर्स वही रहेगा। आप आपके कोर्स पे ध्यान दो, लॉजिक्स पे ध्यान दो, फैक्ट्स पे ध्यान दो। जी उसका जो फैक्ट्स वाला पोर्शन है इट बिकम्स कंटेंट फॉर प्रीलिम्स, और उसका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इट बिकम्स कंटेंट फॉर मेंस। जी बट इन दी एंड आपको पढ़ना तो पूरा हिस्ट्री पड़ेगा, तो उसको ऐसे इनिशिएट करने की बजाय रीड योर हिस्ट्री। आप हिस्ट्री को प्रिपेयर करो, या आप ज्योग्राफी को प्रिपेयर करो, आप साइंस को प्रिपेयर करो, और उसमें से ही फैक्चुअल पोर्शन निकल के प्रीलिम्स का कंटेंट फॉर्म कर देगा, और उसी में से रीजन का पोर्शन निकल के इट विल फॉर्म दी कंटेंट फॉर मेंस। तो डेफिनेटली। पर्सनली मुझे लगता है कि ऐसा डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए। हाँ, बट जब आप प्रिपरेशन करते हो फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, तो अप्रोच जो होती है ऑफ टेस्टिंग योरसेल्फ, वो प्रिपरेशन में थोड़ा सा बदलाव जरूर आता है। बट अगर आप कंटेंट वाइज बात करोगे तो कंटेंट इज सेम फॉर ओके। प्रीलिम्स एंड मेंस। जनरली हम जब भी इंटरव्यू करते हैं तो हम उन सभी चीजों पर बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। मैं आपसे आज एक अलग हटके क्वेश्चन करना चाहता हूं कि गलतियां कौन सी हैं और वो डोंट्स क्या हैं, है ना, जिनको ध्यान में रखना चाहिए स्टूडेंट्स को कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सेकंड अटेम्प्ट लेना पड़ सकता है। ये एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जी मैं प्रदीप मिश्रा सर के साथ प्रिपेयर करता था इंदौर में, जी वो मेरे कोच रहे, ट्रेनर रहे। वो हमेशा ये बोलते थे कि यार देखो, जो नहीं करना है वो पता होना चाहिए, जी क्योंकि जो नहीं करना है उतना हमें नहीं करना है, उसके अलावा जितना बचा हुआ सब करना ही है। तो क्या नहीं करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेफिनेटली। एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जी मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहला तो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए। मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग में कि हमें ये जी कंफ्यूजन जिसमें है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो ऑप्शन भी है। तो ये इन सब में अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट। तो कंपटीशन बहुत कट थ्रोट है। सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि हमको एक्चुअली कंपेयर नहीं करना चाहिए जी कोर्स से। आप हम्म आपके इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो।
जो दूसरे कर रहे हैं वो इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमें अपनी अपनी ग्रोथ और अपना जो प्रिपरेशन है, अपने जो एंड पॉइंट्स होते हैं कि हमें ये अचीव करना है, इस डेट तक मैं इतना कोर्स कर लूंगा, वी शुड बी फोकस्ड ऑन दैट। सेकेंडली मैंने एक चीज देखी है कि लोग बड़ा डेट का इंतजार करते हैं एग्जाम की, तो वो यूजलेस है। वो जिस दिन आनी होगी वो आ जाएगी। आपकी प्रिपरेशन अगर पूरी होगी तो ही आप उस दिन क्लियर कर पाओगे एग्जाम। तो मेरे हिसाब से प्रेफरेबली तो यही होगा कि आप मतलब अपना अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो एक तो डेट का इंतजार करना वो है, जैसे प्री दे देते हैं फिर लोग मेंस प्री के रिजल्ट के लिए वेट करते हैं, ये नहीं है। हमारा हमारा अपना एक टाइम टेबल होना चाहिए और हमारे एक प्रिपरेशन का एक कोर्स हमारे पास डिसाइडेड होना चाहिए, वी शुड स्टिक टू इट। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कई बार एक चीज और मैंने देखी बहुत कॉमनली कि हम लोग मन में भ्रांतियां बना लेते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। मैं जैसे मेरे साथ था कि आई वाज वेरी वीक विद डेट्स, तो ये एक इतना बड़ा इनहिबिशन था कि इससे मैं आखिरी तक जूझता रहा। बट इन दी एंड फिर ये होता है कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा, मतलब जो करना है वो करना ही है, उसका कोई रीजन नहीं है, भले 1,00,000 बार लिख के डेट याद करना पड़े, यू हैव टू डू इट। तो इस प्रकार की भ्रांतियां भी ना बनाए कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या मेरा कोई मीडियम में कोई वीकनेस है, वो ये सब एक्सक्यूजेस है, इससे एग्जाम नहीं क्लियर होगा। मेरे को लगता है इम्पोर्टेंट यही है कि स्टिक टू योर प्लान, स्टिक बी फोकस्ड अपने प्लान पे, और फोकस रहना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटेजी पे। ग्रेट। तो डाइवर्ट नहीं होना है बिल्कुल भी। नाउ कम्स टू द अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द यूज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन द प्रिपरेशन, है ना? आप किस तरीके से देखते हैं कि कोचिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, एक स्टूडेंट्स को किस लेवल तक कोचिंग कितनी जरूरी है, क्या सेल्फ स्टडी भी हम कर सकते हैं? यार एक्चुअली ना बहुत चेंजेस आए हैं पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ पीएचडी प्रिपरेशन। वे बैक 2015 तक, इनफैक्ट जब तक मैं प्रिपेयर कर रहा था एंड व्हेन आई क्लियर्ड माय एग्जाम, तब तक सिचुएशन ये थी कि जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस थे और जो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी वो बड़ी स्केर्ड थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के दौर में ना टाइम बहुत अलग है। आपके पास ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, ऑनलाइन मटेरियल है, ऑनलाइन स्ट्रेटजीज है, इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी बुक्स को एक्सेस करना है, कौन सी मैगजीन्स को एक्सेस करना है, हाउ टू रीड देम। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग उस समय तो कोचिंग क्लासेस का बहुत 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 वाइटल इंपॉर्टेंस था, क्योंकि व्हाट आई यूज्ड टू बिलीव इज कि कोचिंग क्लास बेसिकली आपको 3 चीजें देती हैं। उसमें रेगुलरिटी रहती है आपकी, जो पोर्शन कोचिंग में खत्म होता है उतना आप घर पे आके प्रिपेयर करते हो। सेकेंडली होता क्या है कि आपको वहाँ पे अपने आप को इवैल्यूएट करने का मौका देती है कोचिंग सेंटर्स एंड क्लासेस। जब आप 100 लोग 200 लोग के साथ बैठ के पढ़ते हो और उनके साथ एग्जाम देते हो, वेयर यू स्टैंड, आपको समझ में आता है कि कमी है। एंड थर्डली मेरे को ऐसा लगता है कोचिंग क्लासेस का इम्पोर्टेंस ये था कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी बुक्स को पढ़ना है, कौन सी बुक्स को नहीं पढ़ना है, कौन से मैगजीन को पढ़ना है, कौन सी मैगजीन को नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन कोचिंग क्लासेस के मीडियम से बड़ी इंपॉर्टेंटली मिलती थी। बट करंटली सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, और एक्चुअली बहुत अच्छे मीडियम्स हैं पढ़ने के, जहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बट एक चीज है बस कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने का प्लान करते हो तो लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत हाई लगता है, इसमें बहुत डिसिप्लिन लगता है कि आपको अगर रोज 2 घंटा देना है घर पे, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब या अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, आप जो कोर्स कर रहे हो, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दोस थिंग्स आपको फिर वो 2 घंटा निकालना पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी के अंदर बस एक यही मुझे लगता है एक चैलेंज आता है कि आपको बहुत हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन और एक बहुत हाई लेवल ऑफ डिसिप्लिन लगता है। क्योंकि कोचिंग क्लास जाओगे तो आप रोज 2 घंटा आप दोगे वहां तो आप पढ़ोगे ही, वो आपकी फिर एक प्रकार से वो हो जाती है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। बट जब हम सेल्फ स्टडी करने जाते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होते हैं, दोस्तों का फोन आ गया, आज कहीं गेट टुगेदर में जाना है, रात किसी डिनर पे जाना है, तो यू कैन नॉट स्किप
अपनी पढ़ाई बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। तो डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब बहुत पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन, बहुत कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन, जी। बट जो डिसिप्लिन और मोटिवेशन चाहिए वो आपको इनबिल्ट होगा। तो अगर वो है आपके पास तो डेफिनेटली आप सेल्फ स्टडी से भी यू कैन क्रैक इट, कोई इश्यू नहीं है। ओके, कम्स टू द अनदर क्वेश्चन हियर फॉर द मेंस। मेंस में जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि 3 मार्कर, 6 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चंस हैं, तो उनमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज वर्क करती है कि 3 मार्कर को ऐसे अटेम्प्ट करना है, 6 मार्कर को ऐसे, 15 मार्कर क्वेश्चंस को ऐसे। और ये मैंने स्ट्रैटेजी पहले डिस्कस की हुई है काफी सारे टॉपर से। मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत ही अलग है कि टाइम मैनेजमेंट जो है, क्योंकि कई बार पेपर हमारा छूट जाता है, हम बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए कि एवरेज स्टूडेंट को, जो सब्जेक्ट की एवरेज नॉलेज रखता है, वो किस तरीके से एग्जाम को कवर अप कर सकता है, पेपर को। देखो, जैसे अपन विकास थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैंने बोला था जब कि अपन जो कंटेंट है बेसिकली प्री और मेंस का, वो एक ही है, बट जब अपन उसको इम्प्लाई करने जाते हैं फॉर प्री तो अप्रोच अलग होती है, फॉर मेंस तो अप्रोच अलग होती है। तो वो अप्रोच है जो जी। डिफरेंट है वो यही है ओके। विकास। मतलब व्हाट आई मेंट इज कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसी हिसाब से अगर हम मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंटेंट आपके पास वही रहेगा, पर आपको यू हैव टू वर्क अपॉन योर राइटिंग स्किल्स। आपको अपने प्रेजेंटेशन भी यू हैव टू वर्क अपॉन। मैं बहुत सारे मेरे जो फेलो स्टूडेंट्स रहे वाइल प्रिपरेशन, अब डिप्टी कलेक्टर भी हो गए, मैंने बहुत लोगों से बात करी है और सब भी मुझे यही कहते थे कि उनके पास एक चीज जो अलग थी दूसरों से, उनके पास प्रेजेंटेशन का तरीका था। और वो प्रेजेंटेशन का तरीका आप कैसे सीखेंगे, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें। जिसको हम बोलते हैं। जब राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी और उसको कोई करेक्टली इवेल्युएट करने वाला होगा, जो आपको करेक्ट इनपुट दे कि भाई इसके अंदर क्या कमी है, क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो ही जाके ये चीज क्रैक हो सकती है। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हम लोग जो जनरल नोशन चलते हैं कि भाई जो 3 मार्कर्स हैं उसको 3 लाइन में लिखना है, 3 फैक्ट्स होना चाहिए। आपके जो 6 मार्कर्स हैं, 6 मार्कर्स के अंदर 1 से 1.5 पेज होना चाहिए, ये सारे तरीके हैं। बट जी। आपको अपने प्रेजेंटेशन को कैसे और धारदार बनाना है, वो आपकी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। फ्लो चार्ट एक पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस में, या आंसर्स का स्पेशली। फ्लो चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डाटा है, रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस हैं, आप किस बुक से लिख रहे हो, उस बुक के रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट। जब हम यूपीएससी प्रिपेयर करते थे तो तब हमको यही कहा जाता था कि भाई आप रेफरेंसेस लिखो, किस किताब से आप लिख रहे हो कि भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जी। और ये एक दिन में किसी को नहीं आती। इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू प्रैक्टिस। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आज यूपीएससी में बहुत अच्छी रैंक हासिल करके अच्छे उसमें है, डीएम है कहीं ना कहीं, और जब वो लिखते थे आंसर्स तो दे यूज्ड टू राइट द पेज नंबर ऑफ द बुक। वहां तक भी लोगों की प्रैक्टिस रही है प्रैक्टिस कि रही मतलब है। हारालंबोस अगर सोशियोलॉजी का लिख रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं समथिंग फ्रॉम हारालंबोस, तो हारालंबोस का पेज नंबर के साथ लिखते थे। तो ग्रेट। रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट। तो ये सब क्या ऑथेंटिसिटी देते हैं आपके बिल्कुल। आंसर्स को। बिल्कुल। आपके बिल्कुल। आंसर्स को आप कितना वेट दे सकते हो, ये सारी चीजें हैं जो आपको जो जो एवरेज मार्किंग होती है 6 नंबर की क्वेश्चन में, 3, साढ़े जी। 3, 4 नंबर की, उसमें अगर आप 5 जाना चाहते हो तो ये सारी चीजें चाहिए आपको, जिसमें फ्लो ग्रेट। चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, डाटाज हैं, फिगर्स हैं, रेफरेंसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी। ग्रेट। और कोई एक करेक्ट ट्रेनर लगेगा जो आपको इवेल्युएट करके सही चीज बताए कि सही चीज बताए। क्या जरूरी है और क्या नहीं है। ग्रेट। कम्स टू द अनदर क्वेश्चन नाउ। मेरा जो प्रश्न है वो बहुत है कि जैसे अभी असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है आप, तो वर्किंग स्टाइल क्या है, क्या काम होता है? और जनरली लोग पूछते हैं इंटरव्यू करने के बाद, सर पूछिएगा कि इनके वर्किंग कैसी होती है, क्या सैलरी होती है, किस तरीके का माहौल होता है, मीन्स व्हाट लाइफ आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम। यार लाइफ, देखो सुनना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक साथ। जी। लाइफ आफ्टर एग्जाम का जो एक एक्सपीरियंस है वो तो वंडरफुल है। आप सोच नहीं सकते कितना रिटर्न एक्चुअली सोसाइटी देती है आज। मतलब
जो क्वेश्चन करते थे आपको, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, वही फिर आपके गुणगान गाएंगे। इसमें एक्चुअली कोई शक नहीं, ये होता है हर किसी के साथ होता है। तो डेफिनेटली। वो एक्सपीरियंस बड़ा वंडरफुल है। जॉब सिक्योरिटी है यहाँ पे। हम्म। और एक्चुअली बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं, और इनफैक्ट आई शुड से सारी पोस्ट ऐसी हैं कि कहीं ना आप सोसाइटी के लिए डायरेक्टली काम करते हो। जी। मैं आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस पिछले 2.5-3 सालों से। और हम लोग का एक्चुअली डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है कहीं पर भी, बट वी हम्म। वर्क फॉर दी गवर्नमेंट सर्वेंट्स। हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर हम उनको उनके सारी नीड्स जो है, उनकी सैलरीज है, उनके इंक्रीमेंट्स है, उनके पे फिक्सेशन, अगर हम उनको प्रॉपर रखेंगे तो वो फिर खुश होकर काम करेंगे फॉर पीपल। तो इनडायरेक्टली मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि मैं भी लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि जो बिल्कुल। उनके लिए काम कर रहे हैं मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं सोसाइटी को आप एक्चुअली बेनिफिट दोगे, उसमें कोई शक नहीं है। जहाँ तक बात रही मेरी असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की, तो मेरे यहाँ पे बेसिकली हमारे यहाँ 3 डिविजन हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। एक बजट डिवीजन है जो पूरा बजट में काम करता है, वो भोपाल में है। जी। और उसके बाद हम लोग वी एक्ट एज एन एचआर फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स। जो एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, हम इस एमपी गवर्नमेंट के एचआर भी हैं। ओके। कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके पे फिक्सेशन, सैलरीज और ये सब भी करते हैं हम लोग। और थर्डली हम लोग ट्रेजरीज के माध्यम से काम करते हैं, कोषालयों के माध्यम से काम करते हैं। तो उसके अंदर भाई जो भी पेमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट के तरफ से, उनकी जो अकाउंटिंग है बेसिकली वो हम रखते हैं। आई बट मीन टू धीरे से इन धीरे वन वर्ड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब एक शब्द में कहें तो आप कुबेर के भंडार के पास बैठे हुए हैं। नहीं, अभी हम लोग कैसा है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली काम नहीं कर पा रहे हैं फॉर कोविड डायरेक्टली। बट जो राइट। लोग कर रहे हैं वो जी। लोग बिना किसी प्रॉब्लम के करते रहे हैं, वो इंश्योर हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ओके। कुछ अगर बजट भी चाहिए कुछ खरीदने के लिए तो हमारे माध्यम से आना है। जी। पेमेंट होना है तो हमारे कोषालयों से होना है। जी। जो अकाउंट ऑफिसर्स हमारे अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, जी। जो मेरे सीनियर्स भी हैं, मेरे कलीग्स भी हैं, वो लोग इंश्योर करते हैं कि सामान की कमी ना पड़े। फिर हम लोग जो बेसिकली जिस पोस्ट पे मैं हूँ वहां पे हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि भाई पूरा 8 जिले हैं मेरे डिवीजन में। जी। 7 जिले हैं इनफैक्ट मेरे डिवीजन में। तो हम सब उनको मतलब उस जो पेमेंट है सैलरीज का वो टाइम पे हो। तो हाँ, जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम कर रहे हैं बिल्कुल। कोविड कोविड में। अभी तो बिल्कुल। वही सिचुएशन है ग्रेट। विकास। नाउ कम्स टू द फाइनल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। फाइनल क्वेश्चन मेरा आपसे, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, आज जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, घर पर हैं, कोविड-19 सिचुएशन है, इस पूरे टाइम को किस तरीके से इनको देखना चाहिए? तैयारी किस तरीके से बूस्ट अप करनी चाहिए जो बिगिनर्स हैं? अब मुझे ऐसा लगता नहीं, अपॉर्चुनिटी एक्चुअली हर किसी के लिए है। जी। आई मीन जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी क्या है कि बहुत अनसर्टनिटी है, कब हुँ। एग्जाम होएगी, कब डेट्स आएंगी। पर मैंने पहले जैसा कहा था कि ये हमारे हाथ में नहीं है, तो इसके जी। पीछे ना पड़े। अपना जो भी शॉर्ट कमिंग है, जो कमी है, जी। अगर वो पॉइंट आउट नहीं है और आपको लगता है परफेक्ट हो, तो जी। वापस से रीएनालाइज करो कि क्या कमी है। जो कमी है उसको करेक्ट करने का इससे अच्छा टाइम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जब एक बार एग्जाम आ जाएगी यू विल बी इन दी साइकिल। आपके पास 1.5 महीने बाद फ्री होगी, उसके 1.5-2 महीने बाद मेंस होएगी, उसके बाद फिर मेंस खत्म होने के बाद 2-3 महीने में इंटरव्यूज हो जाएंगे। तो वो टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी ये जो टाइम इन दी हैंड है आपके पास, उसको जी। परफेक्टली या जितना ऑप्टिमली यूज कर सकते हो, अपनी कमियों को सुधारो। जी। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, वो सोचने के लिए इस समय को यूज कर सकते हैं कि उन्हें ये करना भी है कि नहीं करना है। जी। क्योंकि जर्नी लंबी जरूर रहेगी, बट इसके एंड रिजल्ट बहुत 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 अच्छे हैं और बहुत ग्रेट। खूबसूरत है। तो वो एनालाइज कर लें कि उन्हें अपना 100% अपने लाइफ के 2-3 साल इस एग्जाम को देना है, नहीं देना है। तो इट इज मोर और लेस अ टाइम ऑफ इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ। और इनफैक्ट मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो ऑलरेडी जॉब में है, जी। वो भी अगर करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो जी। उनके लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छा समय है कि थोड़ा सा भी अपने गोल्स को रीवैल्यूएट करें कि व्हाट दे वांट टू डू विद देमसेल्व्स। और अगर वो शिफ्ट करना चाहते हैं जॉब को, वेदर बीइंग इन अ गवर्नमेंट सर्विस और नॉट, पढ़ने का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इतना समय कभी मिलेगा नहीं।
हमें। Great. तो जैसे हम लोग करते थे, जब हम प्रिपरेशन करते थे, वी यूज्ड टू डिवाइड आवर डेज, मतलब एक पूरे दिन को आप डिवाइड करो और उसको ऑप्टिमली फिर यूज करो। आप यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। तो जितने भी दिन ये अपने को छुट्टियां चलती हैं, तो एटलीस्ट ये जो समय है इसको इवैल्यूएशन, और अगर स्टार्ट किया है तो जो रेगुलरिटी है उसको लेके आने में इसको यूज करें, क्योंकि बैठ के चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, डेट का चिंता करने से कोई फायदा नहीं, कोविड का क्या होगा उसका चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। आप खुद को सेफ रखो, जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करो, एंड दैट्स इट। वर्क अपॉन योर गोल्स, क्योंकि वो क्या है, वो आपको एक्चुअली पॉजिटिविटी भी देगा और ऑक्यूपाइड भी रखेगा। ग्रेट। तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों में यूज करें, एक तो इवैल्यूएशन, क्या करना है नहीं करना है, जो गलतियां हो रही है उसको कैसे सुधारना है, एंड सेकेंडली इम्प्लीमेंटेशन, कि अपना जॉब जब शुरू हो या रेगुलर लाइफ जब शुरू हो उसके पहले हम रेगुलरिटी में आ जाए, पढ़ने को लेकर आदत बन जाए हमारी, 1 घंटा बिल्कुल 2 घंटा बैठने की आदत बन जाए हमें। तो इन सब चीजों पे हमें काम करना चाहिए बेटा। ग्रेट। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और वेरी वेरी थैंक यू फ्रॉम अनअकैडमी फैमिली कि आपने टाइम दिया, और ये इंटरव्यू काफी लोगों को इंस्पायर करने वाला है। लाखों जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन उन वो समझेंगे कि एक स्ट्रैटेजी क्या हम बना सकते हैं और क्या गलतियां स्पेशली हमें नहीं करना चाहिए, वो हमें सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विकास, थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू फॉर